हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंसर। बच्चों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड पेपर के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। तो आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, अपवर्तन और परावर्तन। इस वाले पार्ट से आपके पहले हम ऑब्जेक्टिव, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके 20 नंबर के OMR नंबर पे आने वाले हैं, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो आपको OMR पे सॉल्व करने हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, जो कि चैप्टर वाइज है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस के निश्चित रूप से आने की संभावना है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, लिखा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो बच्चों, हम लोग फोकस दूरी का फार्मूला जानते हैं। फोकस दूरी का फार्मूला होता है F इज इक्वल्स R बटे 2। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ। R की वैल्यू तो 2 गुणे F की वैल्यू कितनी है -10, तो ये आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इसकी वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर। बच्चों, माइनस चिन्ह जो यहाँ पे आया है, ये केवल बता रहा है कि जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण होता तो प्लस में। अब आपके ऑप्शन में अगर कहीं पर भी माइनस नहीं दिया है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है 20, तो वही वाला आपका राइट आंसर होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। फिर से वही फार्मूला, अभी हम लोगों ने फार्मूला देखा कि वक्रता त्रिज्या का क्या सूत्र होता है, R बराबर 2F। ये फार्मूला है, बस इसी पे मान रख दीजिए। R की वैल्यू 2 गुणे F की वैल्यू कितनी है 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। ये इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिए, इसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो बच्चों, पॉजिटिव नंबर हमको ये बता रहा है कि जो दर्पण है वह उत्तल है। ये याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता तो आपको याद रखना है साइन कन्वेंशन या चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी होती है वो निगेटिव और उत्तल की पॉजिटिव होती है। इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो +24 सेंटीमीटर। तो आप कौन सा ऑप्शन सही इसमें मिल रहा है? ऑप्शन 24, मतलब डी वाला। ये वाला सही ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे देखते हैं बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन है क्या। तो अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है एक किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने। तो बच्चों ये देखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है और यहाँ पे हमको फोकस दूरी भी दिया गया है। F की वैल्यू 10 है, अवतल है तो इसमें माइनस चिन्ह के साथ आ जाएगी फोकस दूरी। के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु की स्थिति U की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपसे V की लोकेशन पूछा गया है। अगर
आप बच्चों थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करो तो आप देखो, फोकस दूरी का दोगुना वक्रता त्रिज्या होती है, और जो वक्रता त्रिज्या होती है या वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति जब होती है तो वह दूरी फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अब इसको निकालने के लिए दो तरीका है। अब यहाँ से देखो, फोकस दूरी इसकी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आएगी? 20 सेंटीमीटर। भाई 2f होता है तो -20 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। ओके। लेकिन अब देखो, जो वक्रता त्रिज्या है, अगर हम अवतल दर्पण लेते हैं तो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पॉइंट इसका पोल होगा, ये वाला पॉइंट इसका फोकस होगा, ये वाला पॉइंट इसका वक्रता केंद्र होगा। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ये वस्तु है तो ये वक्रता त्रिज्या है, वस्तु यहाँ पे है, ये है। अब चूंकि ये वाली दूरी कितनी दी गई है? 10। 10 का दोगुना कितना हो जाएगा? 20। मतलब वस्तु यहाँ पे स्थित है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार के बराबर बनता है। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? लिखा है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण था, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। फोकस और दर्पण के बीच यहाँ भी नहीं बनेगा, फोकस पे भी नहीं बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। ओके, वेरी गुड। आ जाइए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगले क्वेश्चन पे लिखा है कि किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है, तो यह कौन सा दर्पण होगा? बच्चों, अब मैं आपको कुछ डिस्क्रिप्शन बता दूं उत्तल और अवतल दर्पण में, इसको आप हमेशा याद रखोगे। अगर मैं बात कर रहा हूं उत्तल दर्पण की, और एक तरफ ले लेते हैं अवतल दर्पण, एक तरफ ले लेते हैं अवतल दर्पण, तो अवतल, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। ओके। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सबसे पहली विशेषता। अवतल में प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, अवतल में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अब उल्टा बनता है, लेकिन छठवीं वाली स्थिति को अगर छोड़ दें, छठवीं वाली स्थिति में इमेज सीधा बनता है। ये छठवीं वाली स्थिति है, जो कि अपवाद भी कहलाती है इसमें, अवतल दर्पण में। तो ये वाली स्थिति है। फिर उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, ये याद रखेंगे। अवतल दर्पण की बात करेंगे तो इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, और इसके बराबर भी बन सकता है, और वस्तु से बड़ा भी बन सकता है। तो इसमें तीनों स्थितियां होती हैं। अब देखो, छोटा कब बनता है? जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो छोटा बनता है। अगर वक्रता केंद्र पर रहेगा तो बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र से जैसे जैसे दर्पण की तरफ जाएंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता जाएगा। तो ये है। अब उत्तल दर्पण की बात करें तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी, वर्चुअल। जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्राप्त होता है। लेकिन छठवीं वाली स्थिति, फिर से हमने बताया ये अपवाद है, छठवीं वाली स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी बनता है। तो छठवीं वाली स्थिति को छोड़ दें, इसमें प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रहेगा। अब इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, हमेशा दर्पण के ध्रुव और जो उसका मुख्य फोकस है एफ, इसके बीच में प्रतिबिंब बनता है। और इसमें क्या है? प्रतिबिंब फोकस पे भी बन सकता है, वक्रता केंद्र पर भी बन सकता है, सी और एफ के बीच भी बन सकता है, यहाँ पर भी बन सकता है, अनंत पे भी बन सकता है, दर्पण के पीछे भी बन सकता है,
तो कहीं पर भी इमेज बन सकता है। ओके, तो अब इसमें कहा गया किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से सदैव छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। तो किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, तो देखो वस्तु से छोटा इसी में मिला, सीधा इसी में मिला, काल्पनिक मतलब आभासी। तो ये सभी क्राइटेरिया या गुण किस दर्पण में मिल रहे हैं, तो आंसर है उत्तल में। क्योंकि अवतल की बात करें तो देखो छोटा बराबर वस्तु से बड़ा कुछ भी मिल सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण वाला। बच्चों ये क्वेश्चन में ए बी सी डी में कंफ्यूज नहीं होंगे, वो हमारे ऑपरेटर द्वारा कुछ मिस्टेक हो गई है, बट जो भी हो वो आप ऑप्शन पे केयर करिए कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आ जाओ बच्चों अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का कि उत्तल लेंस का। बच्चों दृष्टि क्षेत्र क्या होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब कोई भी प्रकाशिक यंत्र है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने से क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे एक कोई अवतल लेंस ले लिए, इस पर हमने एक स्रोत से प्रकाश की किरणों को भेजा, ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन लगा दिया, एक पर्दा लगा दिया, ये एक पर्दा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ये प्रकाश की किरणें। अब चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को ऐसे फैला देगा। ओके, तो ये फैलाने के बाद हम ये देखते हैं कि इतने से एरिया में जहाँ तक ये प्रकाश पहुँचा है, इतने से एरिया में प्रकाश फैल गया। अब जितने से एरिया में प्रकाश फैलेगा उतने से एरिया में हमको दिखाई देगा। तो वही जहाँ तक ये प्रकाश को फैलाया, जितने सतह के क्षेत्रफल पे प्रकाश को फैलाया, जितना क्षेत्र प्रकाशित हुआ वही इसका दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, दृष्टि क्षेत्र, ये है। तो ये इसका दृष्टि क्षेत्र कहलाएगा। तो कहा गया किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो समतल दर्पण में जितना एरिया, जैसे हमने मान लीजिए कोई एक प्लेन मिरर ले लिया समतल दर्पण में, तो यहाँ से जितना इसका शेप है, अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें आप आपतित कराओगे तो जितना बड़ा आकार है उतना ही बड़ा ये एरिया को प्रकाशित करता है, मतलब उतना ही यहाँ पे प्रकाश को पहुँचाएगा। तो आकार के बराबर रहेगा तो इसका क्षेत्र तो उसके आकार के ही बराबर हुआ। अवतल दर्पण क्या करेगा, ये अवतल दर्पण हो गया, तो अवतल दर्पण पे अगर प्रकाश की किरणें जाती हैं तो ये परावर्तन के बाद सबको एक ही बिंदु पे बटोर देता है। जब सब एक ही बिंदु पे आ गए तो बहुत कम एरिया प्रकाशित हुआ। उत्तल दर्पण में क्या है कि उत्तल दर्पण में जैसे ही प्रकाश की किरणों को आपतित कराते हैं तो ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ये है। तो प्रकाश की किरणें जब फैलेंगी तो बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएंगी, जब ज़्यादा दूरी तक जाएंगी तो हम बोलेंगे इसने प्रकाश की जो जो जितना सा भाग प्रकाशित किया वो वाला क्षेत्र ज़्यादा है। उत्तल लेंस भी, अब ये उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस पे प्रकाश की किरणें अगर जाएंगी तो यह क्या करता है, सबको एक ही बिंदु पे बटोर देता है। सबको एक ही बिंदु पे बटोर के कर देगा तो खाली इतना सा एरिया प्रकाशित हुआ, इसमें भी कम, इसमें आकार के बराबर। तो सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पे फैल रहा है, इस उत्तल दर्पण में। इसलिए किस दर्पण का या किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होता है, तो आंसर है उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। इस पर लिखा है दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, तो अपवर्तन कोण क्या होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, लगभग हर साल पेपर में ये पूछा जाता है कि अगर लंबवत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो बताइए अपवर्तन कोण क्या होगा। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो ये सरफेस है
इस पर ये हमने अभिलंब खींच दिया, जिधर अभिलंब है, अब अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसी के साथ ये वाली प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो अभिलंब के साथ आपतित किरण कितना कोण बनाएगी ना, 0 अंश का, तो आई का मान कितना हो गया, 0 अंश। ओके, अब स्नेल का नियम लगा दो। तो स्नेल का नियम अगर यूज करते हैं तो स्नेल्स लॉ हमको क्या बताता है, स्नेल्स लॉ हमको बताता है साइन आई बटे साइन आर, इसका जो अनुपात होता है हमेशा एक कांस्टेंट होता है। या अगर मैं यहाँ से साइन आर की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा साइन आई बटे एन। अब बच्चों साइन आर बराबर साइन आई का मान कितना है, 0 अंश बटे एन। अब इसको सरल कर लीजिए, इसको सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको सरल करके देखते हैं, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा साइन आर बराबर साइन 0 अंश का मान कितना होता है, तो आंसर है 0 बटे एन, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया साइन आर बराबर 0। साइन कितने अंश का मान 0 होता है, तो 0 अंश का, तो अपवर्तन कोण कितना आ गया, 0 अंश। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, यही वाला सही होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इसको आ जाइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में देखो लिखा है, यदि आपतन कोण 42 अंश और अपवर्तन कोण 30 अंश है तब अपवर्तित किरण विचलित होती है। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान से इस चीज को समझो। ये मान लो एक तल है, ये इसका अभिलंब खींचा गया है, ये एक सरफेस है। अब देखो एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, ये इस प्रकाश की किरण का ये वाला आपतन कोण दिया गया है 42 अंश। ओके, अगर ये अपने रास्ते से विचलित ना होती तो यहाँ से यहाँ तक का ये वाला एंगल भी कितना होता, 42 अंश। ये वाला कोण कितना हो जाता, 42 अंश। लेकिन कहा गया ये 30 अंश के कोण पर विचलित होती है। तो अगर ये 30 अंश के कोण पर विचलित हो रही है तो अब ये वाली किरण यहाँ से ऐसे निकल गई, ये वाला कोण हमको दे दिया गया है 30 अंश। कितना दे दिया गया है, 30 अंश। ओके, तो बच्चों टोटल कोण यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 42 अंश, यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 30 अंश। तो कहा गया अपवर्तित किरण कितना विचलित हो गई, तो अपने रास्ते से कितना विचलित हो गई, तो आंसर है यही वाला कोण तो विचलित हुई है। अब ये वाला कोण कितना होगा, तो इस वाले कोण का मान निकालोगे तो इस वाले कोण का मान हो जाएगा, जब यहाँ से यहाँ विचलित हुई तो ये विचलन कितना हो जाएगा, तो विचलन आप लिखोगे तो ऐसे लिख लेंगे कि इसमें जो विचलन हुआ वो किसके बराबर हुआ, तो आंसर है 42 में से 30 को घटा दो। भाई टोटल कोण कितना था, ये यहाँ से यहाँ तक का 42, ये कितना है 30, तो ये कितना बचा 42 माइनस 30 बराबर कितना हो गया, 12 अंश। तो कितना विचलित हुआ अपने रास्ते से, 12 अंश। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि समतल द्वारा दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है। बच्चों समतल दर्पण जो होता है, जिस आकार की वस्तु होती है उसी आकार का प्रतिबिंब भी बनाता है। तो प्रतिबिंब का जितना आकार है आई, उतना ही वस्तु का आकार है ओ। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर आई बटे ओ। जब दोनों सेम आकार के हैं तो आई और फिर बटे ओ का मान भी आई के ही बराबर, तो दोनों कैंसिल हो गया, मतलब यम की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये हो गया। तो अगर बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन की, सॉरी समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। लिखा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। बच्चों हमसे हमको क्वेश्चन में दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, मतलब ANW, ये दिया गया है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के लिए G का वर्ड यूज करते हैं, तो कितना दिया गया है ANG बराबर 3/2 है। अब हमसे पूछा क्या गया है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मतलब GNA का मान कितना होगा। तो बच्चों सिंपल सा, अगर ये वाला टर्म उलट गया, जैसे देखो ANG दिया गया है, GNA पूछा गया है, तो जैसे ही टर्म पलटेगा तो आप मान भी उलट दोगे। तो इसमें फार्मूला ऐसे बना लेंगे GNA बराबर 1/ANG। तो आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, 1N2 बराबर होता है 1/2N1, ये वाला फार्मूला। तो इस फार्मूले से GNA का मान निकालना है, तो GNA बराबर 1/ANG कितना है 3/2, तो ऊपर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा GNA बराबर 2/3। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। ओके, लेते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 2/3। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िए, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो उत्तल दर्पण में बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा एक जैसे ही रहती है, अगर वस्तु अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा गया है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P और F के बीच आभासी एवं सीधा। दूसरा फिर ऑप्शन है दर्पण के पीछे P एवं F के बीच आभासी एवं उल्टा। अब इसमें देखो सही सही ऑप्शन पहचानना है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, इसमें उल्टा दे दिया तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दर्पण के सामने वास्तविक दे दिया तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। दर्पण के सामने दे दिया, दर्पण के सामने आभासी एवं सीधा, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो ये इधर से प्रकाश की किरण आती है, ये है, तो इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये इसका सामने वाला पृष्ठ हुआ, इसको हम बोलेंगे सामने का पृष्ठ, तो ये सामने का पृष्ठ हुआ। अब इधर हमने पालिश कर दी है, तो जिधर पालिश करते हैं उसको बोलते हैं पीछे का पृष्ठ, ये है। तो अब उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे इसका कहीं पर ध्रुव रहता है, तो प्रतिबिंब हमेशा P और F के बीच यहीं पर कहीं पे बनता है। ये तो दर्पण के पीछे ने बना, तो अब कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे P और F के बीच में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सरल करना था। आ जाइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 में है, सवाल में कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा कौन सा प्रकाश रंग मुड़ता है, तो आंसर बैगनी रंग, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। बैगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, जो प्रकाश की किरण सबसे ज़्यादा विचलित हो जाएगी उस रंग के लिए प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होगा। याद रखो, अगर हम बैगनी रंग की बात करते हैं तो बैगनी रंग में अपवर्तनांक तो सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है। जब मैं बात करूंगा बैगनी रंग की, तो बैगनी या वायलेट कलर में, तो इसमें याद रखिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, ये सबसे अधिक होता है। विबग्योर में जितने रंग हो उसमें सबसे ज़्यादा होगा, बट इसकी वेवलेंथ की बात करें
वेवलेंथ जिसको हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ये सबसे ही ज़्यादा छोटी होती है, मिनिमम होती है। ओके। और इसी का उल्टा अगर हम लाल रंग की बात करते हैं तो लाल रंग के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को हम लोग हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा कम होता है, मिनिमम होता है, मतलब सबसे कम अपवर्तनांक होता है। लेकिन अगर इसकी वेवलेंथ की बात करें तो इसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, तो पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं बच्चों। इसमें क्या लिखा है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो इसमें देखो बच्चों, वायु में प्रकाश की चाल को हम लोग दिखाते हैं सी से। सी का मान है 3 × 10⁸ इतने मीटर प्रति सेकंड। अब देखो अपवर्तनांक हमको दिया गया है, यन का मान कितना है, 4/3। ओके, आपसे पूछ लिया गया तो जल में प्रकाश की चाल, जल एक माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल पूछा गया है। एन सी वी, इनके बीच का रिलेशन ये जानते रहो, एन बराबर होता है C/V, या V बराबर निकाल लेंगे तो C/N। अब वैल्यू पुटअप कर लो, यहाँ पे सरल कर लेते हैं, ये यहाँ से V इज इक्वल, C का मान कितना है, 3 × 10⁸ डिवाइड बाई n की वैल्यू 4, अब बाई 3 है तो ये ऊपर हो जाएगा इंटू 3, ये हो जाएगा 9 × 10⁸ डिवाइड बाई 4। डिवाइड कर दो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2.25 मिलेगा। मतलब ये हमको मिल जाएगा V की वैल्यू कितनी, 2.25 × 10⁸ इतने मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आ जाइए अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एकदम सेम इसी तरीके से सवाल है जो अभी हम लोगों ने लगाया है। वाई में प्रकाश की चाल फिर से हमको दिया गया है, सी का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये वाई में प्रकाश की चाल यानी निर्वात में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक कितना दिया है, 3/2। अब कांच में प्रकाश की चाल मतलब V की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए, V बराबर C/N, अभी हम लोग पढ़े थे। तो V बराबर C का मान 3 × 10⁸ बाई n की वैल्यू 3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 मर गया, तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 10⁸ इतने मीटर प्रति सेकंड। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या चीज़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। होए ऑपरेटर महोदय, आपको क्या बोले, किया जा सकता है, सकता है, ऐसे वाला था, ये लिखना है। ओके, तो बच्चों जल का प्रयोग कर सकते हैं, कांच का प्रयोग कर सकते हैं। जब जल निम्नलिखित में से कौन लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यहाँ पे नहीं वाला वर्ड है, अब सही है क्वेश्चन। ओके, तो जल का तो प्रयोग कर सकते हैं, कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से सभी का तो नहीं कर सकते। प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते, प्लास्टिक से लेंस नहीं बनाया जा सकता। ओके, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं।
देखा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 मतलब है कि यहाँ पे है लिखा गया है। ओके, तो हमको क्या क्या चीज़ दिया गया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब AN/W कितना है 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG कितना दिया गया है 3/2 इतना है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब हमसे पूछा गया है WNG, ये कितना होगा। इसके लिए बच्चों आप फार्मूला बनाना आता होगा ANG। अब देखो G लास्ट में, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ANG/ANW। तो ये हो जाएगा WNG बराबर ANG कितना दिया गया है, तो ANG है 3/2, फिर बटे कर दीजिए ANW कितना है 4/3 इतना है। अब इसी का उलट करके गुणा कर लीजिए, तो उलट करके गुणा कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमको मिल जाएगा WNG बराबर 3/2 फिर गुणे 3/4। ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें। अब देखो 3/2 भागे 4/3 बतिया तो वही है। अब जैसे बटे का मतलब भागे इसी चीज को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये वाले स्टेप के बाद, ये जो स्टेप लिखा गया है इसके बाद वाले में देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। अब बटे का मतलब भाग देना है कितना 4/3 से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला। घुमा के थोड़ा सा दे दिए हैं, सोचे हैं 10 वाले बच्चे हैं भगा देंगे, लेकिन आपको पता है 10 वाले बच्चे बड़े समझदार हैं हमारे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, फिर से वही बहकाने वाला क्वेश्चन है। C का मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतना है, और पदार्थ में मतलब माध्यम में इसकी चाल 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो पदार्थ का अपवर्तनांक n आपको फाइंड करना है। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n का फार्मूला n बराबर C/V होता है। मान रख दीजिए C का मान 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ ये मर जाएगा, 10⁸ से 10⁸ ये 8 वाला मर जाएगा। अब 1.5 कम 1.5, 1.5 दूनी 3, तो लास्ट में आंसर कितना आ गया, n का मान आ गया 2। ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। ओके, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाओ बच्चों। 17 में कहा है उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। बच्चों अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन में 6वीं स्थिति की बात क्या कर रहा है, जब हम लोग लेंस से प्रतिबिंब का बनना पड़ते हैं। जब 6वीं स्थिति होती है तो वस्तु कहाँ पर स्थित होती है, प्रकाशिक केंद्र C, और कहाँ पे, तो आंसर मुख्य फोकस F, इसके बीच में वस्तु स्थित होती है। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो पहली चीज है आभासी बन जाता है, सीधा बन जाता है। दो चीज क्लियर हो गया, आभासी और सीधा। फिर वस्तु से बड़ा बनता है, ये भी बतिया है। तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, ये है। ये कहाँ बनता है, तो लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनता है आगे, तो आंसर आगे, जिधर वस्तु रहता है उधर प्रतिबिंब बनता है।
यही तो खास बात है इसमें। अवतल दर्पण में रहता है तो दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में आगे बनता है। ठीक है, ओके। तो कैसे कैसे प्रतिबिंब की स्थिति है, आभासी, बड़ा व सीधा। देखो आभासी, बड़ा, सीधा, यही चीज मिल गया। तो पहले वाला ऑप्शन हमको सही ठोक देना है। आभासी सीधा, छोटा, छोटा लिख करके गलत कर दिए। आभासी उल्टा लिख करके गलत कर दिए। आभासी उल्टा छोटा, ये दोनों बतिये गलत कर दिए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ओके, वेरी गुड। आ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चों, उसको देख लेते हैं। लिखा है किसी उत्तल लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनता है। अब याद रखो उत्तल लेंस है बच्चों, उत्तल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ऊ से उत्तल, ऊ से उल्टा, ये है। लेकिन जब लेकिन आ गया तो मतलब कहानी में ट्विस्ट है। जब हम छठवीं स्थिति की बात करते हैं तब प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखो हमसे कहा प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है और सीधा भी बनता है, जबकि वस्तु को रखा जाए। अब वस्तु को कहाँ रखा जाए तो ऐसा बनता है। अभी इसके पहले वाले जस्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, सी और एफ के बीच में। एफ क्या है, फोकस, और सी को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र। तो लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के दोगुनी के बीच में, गलत जवाब। लेंस से उसकी फोकस दूरी की दोगुनी से अधिक दूरी पर, गलत जवाब। लेंस के फोकस मतलब एफ और प्रकाशिक केंद्र मतलब सी के बीच में, तो यही वाला जवाब सही है। लेंस से उसकी फोकस दूरी के मतलब 2f वाला तो गलत जवाब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो अब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति में जानते रहिए कि अगर वस्तु कितनी दूरी पर है, 2f दूरी पर, तो हमेशा इसका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनता है, 2f दूरी पर। लेकिन कहाँ पे बनता है, दाईं ओर। कहाँ पे बनेगा, दाईं ओर, मतलब लेंस के पीछे। तो अगर वस्तु 2f दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ कितनी दूरी पर बनता है, 2f। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लिखा है उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए। उत्तल लेंस से किसी वस्तु का वास्तविक, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या क्या कहा है। उत्तल लेंस है, पहली चीज देख लो, उत्तल लेंस, फिर वस्तु का वास्तविक, उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा भी बनता है एवं बड़ा भी बनता है, तीनों बात है। बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखें, अगर हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, और फिर उल्टा बनेगा का सीधा बनेगा। अब अनंत के प्रतिबिंब को कौन देख रहा है, वैसे वास्तविक ही बनता है, बट ये वाला ऑप्शन सुटेबल नहीं है। लेंस से 2f दूरी पे, तो बच्चों अब 2f दूरी पे अगर रखते हैं तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा नहीं बनता, वस्तु के बराबर बनता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये वाला भी ऑप्शन, जैसे ये वाला नहीं सही था वैसे ये वाला भी सही नहीं है, ये बहुत सुटेबल नहीं है। लेंस से एफ तथा 2f के बीच में, हाँ ये वाली स्थिति सही है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है एवं वस्तु से बड़ा भी बनता है। लेकिन 2f और अनंत के बीच वाली स्थिति में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन जाता है, इसमें वस्तु से छोटा बन जाता है। और जब इसमें देखो इसलिए गलत हुआ, इस सब कंडीशन मिल रही है, बट अनंत वाली कंडीशन हमको अब एग्जैक्ट क्या बताएंगे, अनंत पे बन रहा है तो अब कैसा है क्या कहेंगे, इसलिए ये मान लेते हैं कि नहीं, इस वाले प्रतिबिंब को हम ये कह देते हैं कि नहीं बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, अनंत पे कोई देख थोड़ा रहा है, इसलिए छोड़ देते हैं इसको कि प्रतिबिंब कंडीशन तो फॉलो करेगा, बट सही ऑप्शन, ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन
ये वाला है लेंथ सही एफ तथा 2f के बीच, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो सेक्शन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जो कि बहुविकल्पी वाले थे। अभी हम लोग बहुविकल्पी की ही सीरीज़ को पहले इन दोनों चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे। जब पूरे ऑब्जेक्टिव या ओएमआर के लिए हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे, फिर हम आएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे, तो खूबसूरत खूबसूरत न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स भी सामने आ गए हैं, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी 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 बेस्ट।